Welcome all. Myself, Meeta Rana. I'm a designer working in this field since 1996. I have started my YouTube channel just recently, 1 month back, Space, the World of Interior. And this channel is all about education, about interior related subjects, about interior related queries, everything. So I have just started it. Let's see how I'm going to take that forward. But I'm hopeful कि मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूं, ऐसे टॉपिक्स पे बात करूं जिसके बारे में बच्चों को अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी मिले, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट बढ़े. So मेरा इंटरेस्ट अभी तक के लिए तो इतना ही है. उसी की एक कड़ी में तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ अंजलि मैम का और प्रथम डिजाइन वेंचर की टीम का सबसे ज्यादा, कि उन्होंने मेरे इस इनिशिएटिव का पार्ट होने के लिए अपनी हामी भरी और उसमें शामिल हुए. आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे, मगर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जाएंगे, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. और ये शब्द हम लोग जब से पढ़ाई करते हैं तो सुनते हैं, और उससे पहले भी सुनते आए हैं. जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, वन कोचिंग करते हैं, तो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं. देन हम लोग बात करते हैं तो हमारे घर में बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अपनी नींव मजबूत करो, जितना सीखोगे जितना समझोगे उतना अच्छा है. तो नींव के बारे में बहुत बात करते हैं. हिंदी साहित्य में इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं. नींव का पत्थर है, 2 पत्थर है जो सबसे फेमस है बिल्डिंग इंडस्ट्री में. फाउंडेशन स्टोन, जो कि नींव भराई में सबसे पहले डाला जाता है, एंड देन सेकंड स्टोन जो बहुत फेमस है अगेन बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर या बिल्डिंग से रिलेटेड, दैट इज की स्टोन, जो आर्च में होता है. तो कभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हमने चुना है फाउंडेशन को बात करने के लिए. मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूंगी स्क्रीन में, एंड मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस मैम. दिख रहा है, ओके, थैंक यू. यस मैम. यस. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक जॉइंट वेंचर है, प्रथम डिजाइन वेंचर का और स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर्स का. बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अंजलि मैम का और आप सब लोगों का, जो आज हमारे इस वेंचर में शामिल हुए हैं. और हम बात करने जाएंगे जिस हमारा हीरो है आज की हमारी कहानी का, द फाउंडेशन, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और बिल्डिंग के अन्य बाकी हिस्सों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. कब तक नींव बना रहूं इस इमारत की, अब बूढ़ा हो गया हूं, एक न एक दिन मुझे भी तो ढलना ही होगा. तो क्यों अपने रहते एक नई नींव दे जाऊं. बहुत ही सुंदर शब्द लगे मुझे. मेरी भावनाओं को जैसे किसी और ने अभिव्यक्ति दी है. आप लोगों को इस सब्जेक्ट पे बात करने से पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी मेरे अपने गुरु का, किंजर वाडेकर सर, जिन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था. और उनका जो स्टाइल था, जो वो पढ़ाते थे, वो ऐसा चाहते थे कि किसी को ज्ञान नहीं देते थे, बस वो ये चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स में या हम लोगों में इंटरेस्ट बन जाए उस सब्जेक्ट को लेकर के, और हम जानने की कोशिश करें. उनकी लेगेसी को ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ. मेरा भी यही मोटिवेशन है कि इंटरेस्ट बने आप लोगों को उस सब्जेक्ट में. जब इंटरेस्ट बनेगा तो आप लोग मोटिवेट होंगे उसको और पढ़ने के लिए, उसको और जानने के लिए, उसके बारे में और बात करने के लिए. मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं फाउंडेशन के लिए या नींव पे आप लोगों का कुछ इंटरेस्ट बढ़ा दूं, उसके बारे में कुछ ऐसी बात कहूं जिससे आप उसको और जानने के लिए इच्छुक हो जाएंगे. और इसी के साथ में आज इस पहली क्लास में जो हम ले रहे हैं,
हम लोग उन सभी सिविल इंजीनियर्स को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे जिन्होंने जिन्होंने ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स को बनाने में अपना सबसे इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। हमारे कॉमन फ्रेंड है, अंजलि मैम भी बहुत अच्छे से जानती हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि जो हमारी कृति होती है, जो इंजीनियर्स की कृति होती है, उनको या तो आर्किटेक्ट्स छुपा देते हैं और फिर कुछ बचता है तो वो इंटीरियर डिजाइनर छुपा देते हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है। जो भी इंजीनियर डिजाइन करता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो किसी को नहीं दिखता। नींव तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई देख पाए, क्योंकि वो तो कई फीट गहराई में दबा हुआ है, छुपा हुआ है। तो उन्हीं सब इंजीनियर्स का शुक्रिया। जब भी आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती की बात करेंगे, भव्यता की बात करेंगे, कितनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, ओ क्या कार्विंग है, ये सारे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं हम लोग। मगर उसकी मजबूती की बात नहीं कही जाती उस समय। बताइए मजबूती की बात कब कहते हैं? जब विपदा आती है, जब कोई अर्थक्वेक आता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो या मैन मेड हो, तब बात होती है, तब उस बिल्डिंग की मजबूती की बात होती है कि अरे ये बिल्डिंग रह गई, अरे इस बिल्डिंग ने लोगों की जान बचा ली। यानी जो विपदा में काम आता है वो सबसे बड़ा मित्र सिविल इंजीनियर। आज हम उन सबको सलाम करते हैं हमारे इस एपिसोड के थ्रू। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ आर्किटेक्ट्स भी हैं इस सेशन में। सो बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो उसके जनक होते हैं, उसको बनाते हैं। ये बिल्डिंग जो हम लोग आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की बनाई हुई बिल्डिंग को मिलती है, जब एज ए इंटीरियर डिजाइनर क्या है हमारे लिए फाउंडेशन का मीनिंग, क्यों है हमारे लिए जरूरी समझना कि हम फाउंडेशन को समझ सकें या उसके बारे में सोच सकें या उसके बारे में बात कर सकें। क्या रेलेवेंस है हमारे प्रोफेशन में इसका या बिल्डिंग स्ट्रक्चर का? क्योंकि जब हम लोगों ने इस बिल्डिंग को अपनाया अपने वर्क करने के लिए तो वो तैयार थी, एटलीस्ट प्लास्टर स्टेज, अगर नया बिल्डिंग है तो प्लास्टर तक हो चुका था उसके अंदर, राइट। कभी कभी हमने बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में भी काम किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज से रिलेटेड बिल्डिंग का, सो लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग तक मैंने काम कर रखा है। 40 और 50 तो बहुत कॉमन है, बिकॉज एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन उस बिल्डिंग को रेनोवेट करती ही करती है। सो एज ए आर्किटेक्ट या एज ए इंटीरियर डिजाइनर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट पे आपको काम करना है उसको आप समझो, उसको आप जानो, उसकी डेप्थ में जाओ कि वो क्या बनी है और कैसे बनी है और क्यों बनी है। ठीक है। सो हमारे लिए एक स्पेस या एक स्ट्रक्चर है वर्क करने के लिए। अगर हम उस स्पेस या उस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे तो हम ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन कर पाएंगे या ऐसी बिल्डिंग को रेनोवेट कर पाएंगे या ऐसी बिल्डिंग में इंटीरियर्स कर पाएंगे जो कि खूबसूरत भी हो और सेफ भी हो। ये वजह है जिसकी वजह से आर्किटेक्ट्स तो बहुत सब कुछ पढ़ते ही हैं, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर्स को भी बिल्डिंग के हर एक पहलू को समझना, हर एक एक्सपेक्ट को समझना, हर एक उसके लेवल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई एम ओके। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी भी किस्म का? सब समझ में आ रहा है? जी मैम। या, थैंक यू। So, इस तरह की इमेजेस आपने अपनी टेक्स्ट बुक में और अपने इंटरनेट के ऊपर, मैंने भी इंटरनेट से ही लिया है इसको, इंटरनेट पे है, आपकी टेक्स्ट बुक में है और आप इसको बनाते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में आपने क्लास भी अटेंड किया है, ये सब कुछ हुआ होगा। मैं इसके बाद इस स्लाइड पे वापस आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगी। या इवोल्यूशन ऑफ फाउंडेशन। इवोल्यूशन एक वर्ड है जो कि बायोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेट होता है। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, सिंगल सेल से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन बॉडी एंड अदर एनिमल्स, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है इन सब का स्टडीज जो है वो इवोल्यूशन बायोलॉजी में किया जाता है।
मैंने ये सोचा कि अगर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस या इवोल्यूशन ऑफ अदर स्पीसीज इतना इम्पोर्टेंट है, सो इवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग्स क्यों नहीं? हमारी ये बिल्डिंग्स कहाँ से चल के आई हैं और आज पहुंची हैं, कहाँ तक पहुंची हैं, वो हमारे लिए जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो वुड है, बैम्बू है, स्टोन है, ये सारे हमें स्ट्रक्चर मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिले हैं, और हमने ये जाना है और समझा है कि क्या हुआ होगा हजारों साल पहले, और उसके समझ के एक मैंने कहानी बनाई है, छोटी सी कहानी आज आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ मैं। वो कहानी कुछ 1000 साल पुरानी कहानी है, और उस कहानी का हीरो या हीरोइन हमें नहीं पता, सो हम एक्स नाम दे देते हैं उनका। ये एक्स जो थे वो हो सकता है उस कबीले के या कम्युनिटी के राजा होंगे या रानी होंगे, या हो सकता है कॉमनर हो। इन्होंने ये सोचा कि अब हम खाली एनिमल हंटिंग पे नहीं रहेंगे और फार्मिंग करेंगे। सो ये अपने जैसे विचारों के लोगों को इकट्ठा करके प्लेन्स में आए, मैदान के भागों में, और इन्होंने ये सोचा कि हम लोग अब एग्रीकल्चर करेंगे, यानी खेती करेंगे। जो ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, इसमें बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, जवान भी होंगे, और जब ये लोग प्लेन्स में आए होंगे तो इनके लिए सीधी साफ बात है, खेती करना है तो नदी। सो रिवर साइड सिविलाइजेशंस जो सारी शुरू हुई नदी के किनारे, सो उन्होंने सोचा कि हम पानी चाहिए हमें, तो हम नदी के किनारे बसते हैं। ये लोग प्लेन्स में आ गए थे। अब अगर आप ये सोचो कि जब ये लोग प्लेन्स में आए हैं और अब ये गुफाओं में नहीं रहते हैं, सो इनके सामने क्या क्या स्ट्रगल्स हैं। वेदर तो है ही, सारे इनको फेस करना है। वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके साथ में कैटल्स भी हैं, उन सबकी सुरक्षा भी करना है। तो ऑब्वियसली दे नीड सम शेल्टर, सम काइंड ऑफ शेल्टर इनको चाहिए, 100% इनको चाहिए। और वो थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली उन लोगों में भी स्टार्ट हुआ होगा। क्या ढूंढा होगा इन्होंने रेफरेंस के लिए? मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बड़े ट्रीज को 100% कंसिडर किया होगा कि ये बड़े बड़े ट्रीज, सेंटर का इनका जो ट्रंक है और उसके बाद इतना ब्रांचेस फैल रहा है, मगर ये गिरे नहीं है। आंधी तूफानों में भी वो देख रहे हैं कि वो ट्रीज गिरे नहीं है। सो 100% उन्होंने ये देखा होगा कि इनका जो बेस है, जो इनकी जड़ें हैं, वो इनको सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर। सो ये रेफरेंस उनको मिला होगा स्ट्रक्चर के लिए। अब मटेरियल की बात आती है, क्या मिला होगा उनको मटेरियल के लिए? अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस मिले हैं, वुडन एंड स्टोन एंड बैम्बू हाउसेस आल्सो। सो ये हम मान लेते हैं कि डिफरेंट एरियाज में उनको डिफरेंट मटेरियल मिले होंगे, और जिसको जो मटेरियल मिला होगा उसने 100% उसी पे वर्किंग करने की सोची होगी। अब अगर मान लीजिए किसी को उस एरिया में लकड़ी का ही काम चलाना पड़ा है, पत्थर भी नहीं है, सो दैट बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम आज की तारीख में बोलते हैं कि हमने वुडन वर्टिकल फट्टों को हॉरिजॉन्टल फट्टों से जोड़ के कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो जो बिल्कुल बेसिक है, विदाउट एनी जॉइंट्री, जस्ट सम नेल्स एंड स्क्रूज, राइट। वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी उनको तो बहुत स्ट्रगल लगा होगा, बहुत सोचना पड़ा होगा। आई डोंट नो, डेज, मंथ्स, पता नहीं कितना टाइम पीरियड, पर उन्होंने समहाउ मैनेज किया होगा कि वो वर्टिकल वुडन जो उनके पास है उसको हॉरिजॉन्टल वुडन स्ट्रक्चर के थ्रू बांध दी और कोई स्ट्रक्चर खड़ा करें। जब उनके पास में वॉल्स खड़ी हुई, देन दे मस्ट हैव थिंक अबाउट द रूफ, कि ये जो बारिश से बचना है, ये जो दिन की धूप से बचना है, जो सर्दियों की उससे बचना है, तो हमें ये रूफ का स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो जो फर्स्ट आर्किटेक्ट थे हमारे, जो फर्स्ट डिजाइनर थे हमारे, उन्होंने एक सिंगल रूम का घर तैयार किया होगा, डेफिनेटली तैयार किया होगा। और जब उस सिंगल रूम के घर को तैयार किया होगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस किया होगा? बारिश आई होगी, और बारिश में जब नीचे की जो मिट्टी बही होगी, तो उस मिट्टी के बहने से उनका घर भी टूटा होगा। आई होप कि ये जो मैंने जितनी स्टडीज पढ़ी है, जितना उनको समझा है, ये प्रॉब्लम्स उनके सामने आई होगी,
और जब उन्होंने इसको देखा होगा कि यार ये मिट्टी बह जाती है और हमारा घर गिर जाता है, सो नाउ वी नीड समथिंग टू होल्ड द हाउस विद द अर्थ। अब उन्हें कुछ चाहिए, कुछ मजबूत चाहिए, कुछ टिकाऊ चाहिए, जो कि उनको बारिश में, सर्दी और गर्मी, बरसात, सभी मौसम में उनको बचाए और बह के नहीं जाए, गिरे नहीं, टूटे नहीं। ये हमारे पहले घर की पहली फाउंडेशन की शुरुआत हुई होगी। तो हम समझ सकते हैं कि उनमें से भी कोई आर्किटेक्ट थे, उनमें से कोई इंजीनियर थे, जो उनका थॉट प्रोसेस था वो सॉल्यूशन की तरफ था। और सॉल्यूशन के लिए हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी जमीन ढूंढी हो जो थोड़ी चट्टानी हो, जो थोड़ी मजबूत दिखे, जिसमें थोड़े रॉकी एरियाज हो, तो वहां पर वो गए होंगे। और जहां नहीं मिला होगा वहां उन्होंने डेफिनेटली ये कोशिश करी कि वो कुछ बेड्स बना दें और वहां पर उसको मजबूती दें। अब मान लीजिए जहां पर लकड़ी भी नहीं थी वहां क्या किया होगा, तो उन्होंने मिट्टी को यूज किया। जब हमको पता चलता है कि मिट्टी के उन्होंने ब्रिक्स बना लिए थे, मिट्टी के उन्होंने टाइल्स बना लिए थे, सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम लगा होगा। मैं तो ये सिर्फ कह रही हूँ, मगर हम ये समझ सकते हैं कि वो जो टाइम लगा, वो जो दौर गुजरा होगा, आज उसी की वजह से हम बात कर पा रहे हैं एक अच्छे बिल्डिंग्स और प्रोटेक्टेड घरों में बैठ करके। अच्छा, ये भी है साथ साथ और किन चीजों की शुरुआत हो गई होगी। देखिए, अब ये लकड़ी से काम कर रहे हैं और जॉइनरी पे भी धीरे धीरे जाएंगे, फर्नीचर इंडस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। अब उनको ऐसे औजार चाहिए जिसको वो घर बनाने के लिए यूज कर सके। अभी तक तो सिर्फ जानवरों का शिकार हो रहा था और फिर खेती हो रही थी। अब घर बनाने की बात आ गई है। अब उनको लगा होगा कि अब हमें थोड़ी डिफरेंट टाइप के औजार चाहिए। हमारे हार्डवेयर इंडस्ट्री की भी शुरुआत होने जा रही है। सो इवोल्यूशन सिर्फ इंसानों का नहीं हो रहा है, एवोल्यूशन घरों का भी हो रहा है, एवोल्यूशन फर्नीचर का भी हो रहा है, एवोल्यूशन हार्डवेयर का भी हो रहा है। धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी और आगे जाएगी। सो अब वापस मैं आऊंगी पीछे वाली जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसके ऊपर। सो हमने समझ लिया कि जरूरत थी घर की, हमने ये समझ लिया था कि जरूरत थी मजबूत घर की, जो बाहर से तो प्रोटेक्ट करे लेकिन घर अपने आप को भी होल्ड कर सके, घर ठहर सके, घर गिरे नहीं, घर बारिश में बहे नहीं। ये जरूरतों ने जो है जन्म दिया था नींव का। इन्हीं जरूरतों ने जन्म दिया नींव के पत्थर का, और इन्हीं जरूरतों ने जन्म दिया है फाउंडेशन का। सो अब जब फाउंडेशन की बात करेंगे तो आपके लिए दो चीजें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक, हम आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर एक दूसरे के साथ तो काम करते ही हैं, लेकिन हमारी टीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है सिविल इंजीनियर्स। तो हमेशा आपकी टीम में उनका जरूर साथ रखिएगा। वो बहुत हमेशा आपके जो है वो फाउंडेशन के लिए तरह आपसे हमेशा काम करेंगे। सो जब आपकी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो लैंड, लैंड कैसी है, क्या वो नदी की भूमि है, क्या वो तालाब की भूमि है, क्या वो डेजर्ट है, क्या वो चट्टानी भूमि है, किस टाइप की लैंड है, किस टाइप पे आपको मकान बनाना है, उस लैंड पे क्या करने की जरूरत है, वो लैंड मकान बनाने के लिए है भी कि नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे आजकल कई जगह जो है अवॉइड कर दिया जाता है। इसी में एक बात मैं बताती हूँ आपको, जो हमारी जरूरत है इस सब्जेक्ट के लिए। 2002 में आई थिंक गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था, तो मुझे वर्किंग किए हुए तो उस समय कुछ साल ही हुए थे, और उसके बारे में बहुत न्यूज़पेपर में बहुत छप रहा था, बहुत डिवेस्टेटिंग स्टोरीज थी, किस तरह से लोग खत्म हो गए, किस तरह से लोगों ने सरवाइव किया। कुछ समय बाद में कुछ और स्टोरीज और कुछ आर्टिकल आए, और वो आर्टिकल में ये बताया गया था कि कई बिल्डिंग्स इस वजह से भी गिरी थी क्योंकि जब उन बिल्डिंग्स के अंदर इंटीरियर वर्क किया गया होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स को उन्होंने हटा दिया। उसके बाद से ये बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी कि इस प्रोफेशन में इस तरह की स्टडीज को 100% शामिल किया जाए, और उसके बाद से ही ये लॉ बनाया गया कि इंडिया में भी अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाए।
अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स अगर आपको बनानी है तो आपको 100% सिविल इंजीनियर्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सो हम बात कर रहे थे कि जमीन कैसी है। सो हमें जानना चाहिए कि वो जमीन कैसी है जिसके ऊपर हम बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या वो एक प्रॉपर लैंड है जिसके ऊपर मकान बनाया जा सकता है, राइट? सो वो एक प्रॉपर लैंड है। अगर हम उदयपुर की बात करें, जिस शहर में हम लोग रहते हैं, अमूमन तौर पे अलग अलग एरियाज में जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर लगभग 5 फीट के बाद में पक्की जमीन मिल जाती है। बहुत रेयर केस में कहीं कहीं पर हमें 6-7 फीट करनी पड़ी। एंड हाँ, ऑब्वियसली कुछ एग्जांपल्स अलग हो सकते हैं, कोई बहुत लो एरिया हो सकता है या कोई भराव वाला एरिया भी हो सकता है जहाँ पे लंबे समय से डंपिंग की गई है। ऐसे एरिया जो आज को दिखते लेवल में है बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो ये भराव वाला एरिया भी है, जैसे तालाब पेटों में आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि तालाब की भूमि में भराव डाल करके उसको उस पे कंस्ट्रक्शन बना दिए गए हैं। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो लैंड कैसी है, वो लैंड कहाँ थी, वो कैसे हुई, और उसके ऊपर अब मकान बनाना है। सो वो उसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या है वहां पे लिए। देन हम लोग उस कंस्ट्रक्शन के लिए बात करते हैं कि वो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, राइट? 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। वन इज लोड बियरिंग, राइट, जिसमें हम वॉल्स के थ्रू लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं नींव पे, और नींव ऑब्वियसली अर्थ पे ट्रांसफर करिए क्योंकि फाइनली जो भी सारा लोड है वो अर्थ पर ही आ रहा है। देन सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज पिलर एंड बीम कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आरसीसी पिलर और बीम के थ्रू कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब जब हमारे यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं, सो वो ऑब्वियसली वो लोड बियरिंग वॉल्स तो संभव ही नहीं है। अप टू 3rd फ्लोर तक आप फिर भी लोड बियरिंग वॉल्स के थ्रू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब उससे ऊंचा आपको बिल्डिंग बनाना है, मल्टी स्टोरी पे जाना है, 4th एंड 5th स्टोरी बिल्डिंग भी बनाना हो, सो आपको 100% आरसीसी कंस्ट्रक्शन यानी पिलर एंड बीम कंस्ट्रक्शन पे जाना ही पड़ेगा। सो नाउ हम जब दीवार की बात कर रहे हैं, जो हमारी लोड बियरिंग वॉल्स हैं, ब्रिक वॉल हो गई 9 इंचेस हो गई, स्टोन वॉल हो गई 15 to 18 इंचेस अकॉर्डिंग टू। नाउ अब ये जो वॉल का थिकनेस है ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो फुटिंग है, वो फुटिंग जो आपको बनानी है वो आप किस तरह से जाएंगे। स्टेप फाउंडेशन पे जाएंगे, यानी आप उसको धीरे 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 बढ़ाते हुए उस लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं। द मेन थिंग इज कि ये बहुत खूबसूरती से और इक्वली लोड ट्रांसफर होना चाहिए बिल्डिंग का। कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां आपने ज्यादा लोड ट्रांसफर करा और उसी हिस्से को आपने छोड़ दिया हो। सो जो मेन हमारा कंसर्न इसमें रहता है कि इक्वल वेट ट्रांसफर हो जाए। तो मान लीजिए आपका प्लॉट साइज ऐसा है जिसमें आपका कुछ एरिया तो ऐसा है जहां पर आप उसको इक्वल लोड ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन ऐसा है कि आपकी कोई दीवार पड़ोस के साथ शेयर करती है। हेलो, ओके ना, थैंक यू। सो अब हमको अगर ऐसा कोई वॉल है, हमारी फुटिंग वॉल या हमारी फाउंडेशन की ऐसी वॉल है जिसमें हमारा पड़ोस में मकान बना हुआ है, वहां पे हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। सो वहां पर हम वन साइड स्टेप फुटिंग करके उस वॉल को वन साइड करते हैं, विच इज नॉट वेरी गुड, बट समहाउ कभी कभी मैनेज करने के लिए ये किया जाता है। तो केवल कुछ वॉल्स के लिए ऐसा पॉसिबल है और ऐसा करना चाहिए। बाकी आपकी सारी वॉल्स जो है वो आप इक्वली स्टेप फुटिंग के जरिए उसको लोड को ट्रांसफर करिए। अब आ जाएंगे हम लोग जब पिलर या बीम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जिसमें हमारे आरसीसी के पिलर्स हैं। सो लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो सिंपल स्प्रेड फुटिंग, then stepped और pedestal footings, then slope footing, combined footing। ये हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंगली इन सभी तरह की फुटिंग्स को यूज किया जाता है। देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, एक्सपर्ट है सिविल इंजीनियर।
हमको उतना अपने आप की जानकारी रखनी है, हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे और उस इंजीनियर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो सके, और वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी ये समझना कि वो सिंपल फुटिंग की बात कर रहा है या स्टेप फुटिंग की बात कर रहा है या कॉलम फुटिंग की बात कर रहा है। तो जब आप और वो बात करें तो एक वेवलेंथ पे, एक मेंटल लेवल के ऊपर आपका और इंजीनियर का बात होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ सभी को, ये जो काम जिसका है वो काम वो ही करेगा, तभी वो बेस्ट होता है। जिसके लिए सिविल इंजीनियर ने पढ़ाई करी है, डेफिनेटली ये काम वही करे। आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वही डिजाइन करे, आपके डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए, आपके डिजाइन की खूबसूरती को भी आगे बढ़ाते हुए उस बिल्डिंग को स्ट्रेंथ और मजबूती दें। सो समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि दो पिलर्स नियर होते हैं, तब वो उनका कंबाइंड या कॉलम फुटिंग भी किया जाता है वहां पर। देन दीज पाइल फाउंडेशन और ड्रिल्ड और बेल्ट फाउंडेशन, ये जहाँ वाटर वाले एरियाज हैं, जहाँ आप नदी के किनारे देखते हैं या पानी के अंदर जो देखते हैं पुल वगैरह के लिए जो पिलर्स बनाए जाते हैं, उनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटिंग होता है यहाँ पर। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको पढ़नी ही चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने आज कहा आपसे, मैं सिर्फ आज ये चाहती हूँ कि आप उस इंटरेस्ट को अपने अंदर डेवलप करें, उस तरफ मोटिवेट होएं कि हाँ ये चीजें इतनी डल नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए, मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए। वहां से एक्चुअली हमारी क्लास की शुरुआत होती है, वहां से हम सही मायनों में पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं और वहां से हमारा रोल आगे बढ़ता है। सो हमने इवोल्यूशन ऑफ फाउंडेशन के साथ में हमने ये जब बिल्डिंग को समझा, तो ये समझ में आया कि ये जो कहानी शुरू हुई थी और मिस्टर एक्स या मिस एक्स ने जो बिल्डिंग बनाना शुरू करी थी, वन रूम फर्स्ट बिल्डिंग जब बनाई थी, और आज को इतनी अमेजिंग बिल्डिंग्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, खुद जाते हैं उनको देखने के लिए, कभी रहते हैं, उन सारी बिल्डिंग्स तक पहुंचने के लिए उन सबका योगदान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनकी जर्नी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उसी की वजह से हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं, आज हम इस बारे में बात कर पाए हैं। ये जो एक व्यू है, मैंने इसको जानबूझ करके लिया, ये एक अलग होता हुआ हिस्सा दिख रहा है, कहीं कुछ हिल गया है इसका, वक्त की मार जिसको बोलते हैं बिल्डिंग पे, वो दिख रही है, कुछ हिस्सा अलग हो रहा है। मैं जानती हूँ ये टॉपिक का जवाब मैं सच में बताऊं तो अभी नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तो शुरुआत है, आज क्लियर नहीं होना है, आज से हमको आगे बढ़ना है, आज से हमें ये जानना और समझना है कि क्या करना चाहिए हमें कि हम फाउंडेशन के साथ में जुड़ सकें, जो हमारे नहीं दिखता है उसको भी हम समझ सकें। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, जो फर्स्ट हाउस का, जो मैंने पहला घर बनाया था 2004 में, तो एक बहुत बुजुर्ग मिस्त्री आए थे फर्स्ट टाइम, वो उस कॉन्ट्रैक्टर जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, वो फर्स्ट टाइम उनको उस साइट पर लाया था। तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो बात करते करते उन्हें ये लगा कि मैं कुछ इंटरेस्टेड हूँ सीखने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज कही, उन्होंने कहा कि मैडम नींव भरने से पहले आप पूरा जो हमने सेंटर लाइन मार्किंग करके पूरा खुदाई कर दिया, दैट बिल्डिंग वाज ये अपना ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन था। सो हम लोग उसको उस पे लोड बियरिंग वॉल पे बना रहे थे। सो हमने पूरा सेंटर लाइन मार्किंग करा के पूरा फाउंडेशन के लिए सब कर दिया खुदाई। तो उसने मुझे ये कहा कि मैडम इसमें ना आप 6 इंची का मोटाई का रेती का बिछा दो, रेती बिछा दो, बेड बना दीजिए, 6 इंचेस डेप्थ का बेड बना दीजिए। उसके बाद में आपका जो फाउंडेशन का स्टोन का जो भराई है और जो भी जो करना है, आपको पीसीसी करना है, वो सारा चीजें उसके बाद में करिए, ठीक है। मैं पहला मकान बना रही थी, वो मेरी पहली फाउंडेशन थी, एंड डेफिनेटली वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे, वो पढ़े लिखे जरूर नहीं थे लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर थे। मैंने उसी समय कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि मुझको ये फाउंडेशन भरने से पहले 6 इंची का बेड बनाना है। उसने बोला मैंने ये कभी नहीं किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना कॉस्ट नहीं बढ़ेगा और मैं क्लाइंट से भी बात करूंगी, हमको ऐसा करना है।
वो डिसीजन मैंने उनसे बात करके लिया और हमने वैसे ही किया। हालांकि मैंने उसके बाद में उस पर स्टडी किया तो पता चला कि सैंड सेटलमेंट में हेल्प करती है इस तरह के कंस्ट्रक्शन में। सो उनके एक एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि ये हम कुछ चीजें शायद किताबों में नहीं है, बिकॉज उस बिल्डिंग से जो सिविल इंजीनियर थे उन्होंने भी मुझको वो नहीं दिया था आइडिया। सो मे बी कुछ चीजें किताबों में नहीं है, पर हाँ कुछ चीजें अनुभव में है और अनुभव से ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे को। जब हम इंटरेस्ट शो करते हैं, जब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या है, आप हमें क्या दे सकते हैं, तो वो अनुभव से कभी कभी हमारे हाथ में खजाना लग जाता है। तो मेरे लिए सही बताऊं तो ये सारी चीजें सीखने का एक जरिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक इतना सीख पाई हूं कि मैं किसी को सिखा दूं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि मैं बात करूंगी तो शायद 2 लोग और आ जाएंगे मेरे साथ सीखने के लिए कि चलो हम मिलके सीखते हैं। हो सकता है मेरे पास इतने सवाल नहीं हो, पर आप लोगों के पास जब सवाल होंगे तो हम ढूंढेंगे उनके जवाब और कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलके कुछ सीखें। सो आज मेरी एक छोटी सी शुरुआत है। अंजलि को मैं वापस से थैंक यू कहूंगी क्योंकि उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया इसको करने के लिए। मैं अपने चैनल्स के थ्रू तो जुड़ी ही रहूंगी, पर मैं चाहूंगी कभी और हम इस तरह की और हम चीजें करें और एक दूसरे के साथ में मिलके एक दूसरे को कभी न कभी, कभी मैं स्टूडेंट बनूं, कभी आप स्टूडेंट बने और फिर हम आगे बढ़े अपनी इस जर्नी में जिसको आर्किटेक्चर और इंटीरियर कहते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है। मेरी एक वीडियो था, वो मैं ट्राई करती हूँ अगर मैं आप लोगों को वो शेयर करके दिखा पाई। 2 दिन पहले ही हम लोगों को सोशल मीडिया पर ये वीडियो आया था, बट समहाउ ये रिलेवेंट so somehow वो somehow वो आज हमारे इस टॉपिक्स या हमारे इस सेशन से रिलेट कर गया। 2 दिन पहले का ये वीडियो आया है, मुझे पता नहीं ये अभी सच में नया है या पुराना है, बट ये जो घटना हुई वो घटना इसीलिए हुई कि वो बिल्डिंग की फाउंडेशन उसको होल्ड नहीं कर पाई। मेरी तरफ से ये डिस्कशन का टाइम है। सो नाउ आप लोग प्लीज अपने अनम्यूट कर सकते हैं।